हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शुक्ला कोचिंग क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम सभी निर्देशांक ज्यामिति का 6.2 एक्सरसाइज जो है उसके सभी क्वेश्चंस को यहाँ देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने 6.1 को सॉल्व किया था तो इसे आप देख लीजिए। उसका जो लिंक है उसे हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ चीज़ें आप समझ लीजिए। पिछली वीडियो में मैंने बताया था ये आपका पहला चतुर्थांश होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो इसका मान होता है ये दोनों धनात्मक होता है, एक्स अक्ष का और वाई अक्ष का। ये द्वितीय चतुर्थांश है, इसमें पहला माइनस होता है और दूसरा प्लस होता है। यहाँ पर तृतीय चतुर्थांश है और यहाँ पर दोनों वैल्यू जो होती है वो ऋणात्मक होती है, ठीक। यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चतुर्थ वाला चतुर्थांश है और यहाँ पर जो मान होगा वो पहला वाला प्लस होगा और दूसरा माइनस हो जाएगा। अब आपको क्वेश्चंस को लगाने में आसानी होगी, ये सारी चीज़ें ऐसे ही लिखी रहेंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किसी बिंदु का भुज किस चतुर्थांश में ऋणात्मक होता है। तो अगर मान लीजिए हमने यहाँ कोई बिंदु लिख दिया x, y, तो जो पहला बिंदु होता है इसको भुज बोला जाता है और जो दूसरा होता है इसको कोटि बोला जाता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, भुज अगर जीरो हो जाए मतलब अगर यहाँ मान लीजिए हमने कोई बिंदु 0 कर दिया, 4 कर दिया, तो इसे अगर आप निरूपित करेंगे तो यह y अक्ष पर स्थित होगा। कहाँ पर स्थित होगा? y अक्ष पर। लेकिन आपको बताना क्या है? बताना ये है कि अगर किसी बिंदु का भुज 0 हो जाए, नहीं, इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि किसी बिंदु का भुज किस चतुर्थांश में ऋणात्मक होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर किसी का भुज 0 आ जाए, ऋणात्मक आ जाए, जैसे -4, 5, ठीक, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो वह पहले और वह दूसरे और तीसरे में स्थित होगा। मतलब अगर माइनस वाले की बात करें, भुज अगर ऋणात्मक आ जाए, ठीक, तो वह द्वितीय चतुर्थांश में और तृतीय चतुर्थांश में स्थित होगा। कैसे होगा? ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी पहला वाला बिंदु माइनस है और यहाँ भी पहला वाला बिंदु क्या है? माइनस है, ठीक। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा दिया गया है कि वह बिंदु जिसके दोनों निर्देशांक धनात्मक है किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो जब दोनों निर्देशांक धनात्मक होंगे तो प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगा। ये देखिए ध्यान से, दोनों यहाँ पर धनात्मक है, तो इसके लिए आप दूसरे वाले में क्या लिख देंगे? प्रथम चतुर्थांश। अब देखिएगा, पूछ रहे हैं तीसरे चतुर्थांश में भुज और कोटि के चिन्ह क्या होंगे। तीसरे वाले में आ जाइए, तो यहाँ पे भुज और कोटि का चिन्ह कैसा है देख लीजिए। दोनों ऋणात्मक हैं। दोनों कैसे हैं? ऋणात्मक हैं। फिर आपसे पूछ रहा है तीसरे के बाद चौथा क्वेश्चन, किस चतुर्थांश में भुज और कोटि अलग अलग चिन्ह के होते हैं। मतलब एक प्लस रहे और दूसरा माइनस रहे, भुज और कोटि के बारे में। तो आप देख सकते हैं ये आपका दूसरा और चौथा दो ऐसे चतुर्थांश हैं जिनमें दोनों का मान क्या है? अलग अलग होगा। यहाँ माइनस और प्लस है, यहाँ प्लस और माइनस है। तो यहाँ पे आप दूसरा और चौथा बता देंगे। अब आपसे पूछा जा रहा है पांचवा क्वेश्चन, ज़रा ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा पांचवा क्वेश्चन जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है और अलग भी है इन सबसे। तो पांचवें क्वेश्चन में कुछ बिंदु आपको दिए गए हैं। पहला दिया है O और O वाला बिंदु आपको दिया गया है 0,0। दूसरा बिंदु दिया गया है A जो कि है 5,0 और B आपका दिया गया है 5,3 और जो C दिया गया है 0,3 दिया गया है। इन सबको आपको निर्देशित करना है, मतलब ग्राफ पे इनको बनाना है, ठीक। तो निरूपित करने के बाद आपको कौन सी आकृति प्राप्त हो रही है आपको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। अगर 0 देखा जाए तो ये आपका O है, जो ये वाला बिंदु जो O दिया गया है, O आपका 0,0 बनाना है, तो वो यही चीज़ स्थित हो जाएगी O आपका, ठीक। ये आपका 0,0, इसका निर्देशांक 0,0 होता है, ये मूल बिंदु है ये O, आप यही निर्देशित कर दीजिए। अब आपको A बनाना है। क्या बनाना है? A। तो A को देखिए ध्यान से, 5,0 मतलब पहला वाला x अक्ष पर हमको 5 जाना है। तो x अक्ष देखिए ये 5 हो गया,
और दूसरा 0, मतलब वह वाला बिंदु यहीं पर स्थित हो जाएगा। और ये बिंदु का नाम क्या था? ये था ए। कौन था? ए। अब देखिए बी आपको बनाना है 5,3, बी बनाना है 5,3, तो 5 तो बना ही है एक्स अक्ष पर, और वाई पे चले जाइए 3 दूरी तक, तो ये आ जाएगा 5,3, ये आपका हो गया बी। अब आपको बनाना है सी 0,3, तो एक्स अक्ष पर 0 और वाई पर 3, तो यह आपका हो जाएगा सी वाला बिंदु। और ये कितना है? 0,3। अब कह रहे हैं इन चारों को अगर मिला दीजिए तो क्या प्राप्त हो जाएगा, तो ज़रा मिला कर देख लेते हैं क्या प्राप्त होगा। ये आपको प्राप्त हो रहा है एक आयत। क्या प्राप्त हो रहा है? आयत प्राप्त होगा। वर्ग क्यों नहीं? देखने में तो वर्ग लग रहा है, लेकिन ये आयत है। चूँकि हमारे में क्या है, ये दूरियां कम है और यहाँ पर ज़्यादा हो गई, मैंने इनको हाथों से बनाया इसलिए। लेकिन आप जब कापी पे बनाएंगे तो आपको आयत नज़र आएगा, ठीक है, क्योंकि ये 5 दूरी तक है और ये 3 ही दूरी तक है। आयत के लिए आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, जबकि वर्ग में क्या है, चारों भुजाएं हमेशा बराबर होती हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा। 5वें के बाद 6वें पे आ जाते हैं। हमें यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ है? आयत प्राप्त हुआ, लिख लीजिए। फिर 6वें क्वेश्चन पर आते हैं। पूछ रहे हैं यदि किसी बिंदु का यक्ष निर्देशांक 0 है, यक्ष निर्देशांक 0 है, तो वह किस चतुर्थांश में स्थित होगा? यहाँ पर चतुर्थांश बताना है। तो सीधी सी बात है कि जब यक्ष अक्ष 0 हो जाएगा, मान लीजिए हमने यहाँ 0,5 बना दिया, यक्ष 0 कर दे, 0,7 बना दें, 0,-5 बना दें, तो यह सभी के सभी वाई अक्ष पर स्थित हो जाएंगे, किसी चतुर्थांश में स्थित नहीं होंगे। और अगर y का मान भी 0 आ जाए तब भी किसी चतुर्थांश में ये सब स्थित नहीं होंगे, वह यक्ष अक्ष पर स्थित हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 6वां क्वेश्चन जो दिए थे किस चतुर्थांश में स्थित होगा, तो यहाँ 6वें में आंसर लिखेंगे कि यह y अक्ष पर स्थित होगा, ठीक। फिर 7वें पर ध्यान दीजिए। 7 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, पूछ रहे हैं एक बिंदु जिसके दोनों निर्देशांक ऋणात्मक हैं किस चतुर्थांश में स्थित होगा। दोनों बिंदु ऋणात्मक हैं, तो देखिए ध्यान से, यह तीसरे चतुर्थांश में ऋणात्मक होगा। तो यहाँ भी आप तीसरा चतुर्थांश बता सकते हैं। 8वां क्वेश्चन देखिए, यक्ष अक्ष पर सभी बिंदुओं के भुज का मान क्या है? यक्ष अक्ष पर सभी बिंदुओं के भुज का मान क्या है? तो ये आप ऐसे ही समझ सकते हैं, यहाँ पे तो कोई भी संख्या हो सकती है, अनंत तक जा सकते हैं हम यक्ष अक्ष पर। तो यहाँ पे आप आंसर कोई भी संख्या लिख लीजिए, ठीक, कुछ भी हो सकता है, +1 +2 +3 -1 -2 -3, इस तरह से इधर भी हम अनंत तक जा सकते हैं, उधर भी जा सकते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, वाई अक्ष पर उसकी विपरीत दिशा में 4 इकाई पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? वाई अक्ष पर उसकी विपरीत दिशा में, तो वाई अक्ष ये है, ठीक, उसकी विपरीत दिशा में स्थित कोई भी बिंदु जो 4 इकाई तक हो, तो यहाँ आ जाएंगे हम, ठीक। वाई अक्ष के विपरीत दिशा, विपरीत नीचे की तरफ चले जाएं, तो इसका बिंदु अगर देखा जाए तो ये बिंदु हमें प्राप्त होगा 0,-4। क्या मिलेगा? 4 इकाई तक जाना था, 0,-4 प्राप्त होगा। कैसे? क्योंकि यक्ष अक्ष पर तो ये 0 ही है, जब वाई पे स्थित है तो यक्ष तो 0 हो जाएगा, और वाई पर -4 जाना विपरीत में, तो -4 आ जाएगा विपरीत दिशा में। तो आपका ये बिंदु हो जाएगा 0,-4। अच्छा, अगर यहाँ कह देते कि 5 इकाई दूरी पर, तो क्या हो जाता? तो 0,-5 हो जाता। या ये कह देते कि यक्ष अक्ष के विपरीत दिशा में 5 इकाई दूरी पर, तो यक्ष अक्ष के विपरीत दिशा में इस साइड में आते हैं, विपरीत दिशा माइनस वाले को बोलेंगे, और यहाँ पे कितना हो जाता है इसका मान? -5,0, क्योंकि यक्ष वाला पहले लिखते, ठीक, और वाई पर वह 0 ही था। 10वां क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, बिंदु P को 3,4 निर्देशित करना है और मूल बिंदु से इनकी दूरी बतानी है। तो P यहाँ पर नोट कर लीजिए, ये हो जाएगा 3,4, और इसको आपको यहाँ पे निर्देशित करना है। फिर मूल बिंदु से इसकी दूरी बतानी है, फिर मूल बिंदु से इनकी दूरी बतानी है। तो देखिएगा ध्यान से, 3,4। अब यक्ष अक्ष पर आप 3 आ जाइए, यक्ष पर ढूंढे 3 कहाँ है, ये देखिए, और वाई पर जाना है 4, तो वाई पर आ जाइए, ये तो 3,4 यहाँ पर बन जाएगा 3,4, ये बिंदु P है, ठीक। लेकिन इनकी हमें यहाँ से दूरियाँ नहीं बतानी है, ये मूल बिंदु से दूरी बतानी है, तो इनको आप ऐसे मिला दीजिए 3,4। अब मूल बिंदु से दूरी बतानी थी, तो आप क्या करेंगे, इसको इससे मिला दीजिए,
तो ये हमारा जो पार्ट मिला, यहाँ पे हम पाइथागोरस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। तो ये हमारा लंब हो जाएगा। ये जो रेखा यहाँ से यहाँ तक आई है ये हो जाएगा आधार, और अगर हम निकालें तो कर्ण निकाल लें तो हमें मान प्राप्त हो जाए कि कितनी दूरी पर है। तो आइए देखिएगा, लिख लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण तो हमें निकालना ही है, कर्ण ऐसे लिखा रहने दीजिए। लंब हमें कितना मिला है? तो लंब मिला है, देखिए यहाँ पे कितनी ऊंचाई तक है? 4। तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा। आधार कितना है? 3 दूरी तक। तो आधार का मान हमें 3 प्राप्त होगा। तो ये 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। इनको अगर जोड़ दें तो 25 होगा। कर्ण का स्क्वायर बराबर, अब कर्ण के स्क्वायर को हम यहाँ 5 के स्क्वायर बना दें 25 को, और दोनों स्क्वायर कट जाएगा। तो कर्ण का मान आ जाएगा 5। ठीक, 5 इकाई दूरी मिलेगी हमें यहाँ पे। लिख लें। तो ये आपका 6वां क्वेश्चन था, आई मीन 10वां क्वेश्चन था। इस एक्सरसाइज में और भी कई सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैं अगली वीडियो में, चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए अगली वीडियो में इनके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।